बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 क्वेश्चंस तक। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, टू स्पोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। दो हमारे पास बीम है, एक ए है और एक बी है, और दोनों बीम्स ने जो लोड उठा रखा है वो कह रहे हैं कि 100 किलो न्यूटन, दोनों ने इकट्ठा जो लोड उठाया हुआ है वो 100 किलो न्यूटन है। ठीक है, बीम ए और बीम बी ने। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, जो बीम ए है अगर उसका लोड डबल कर दिया जाए, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और जो बीम बी है उसका लोड 3 टाइम्स कर दिया जाए तो वो इक्वल हो जाएगा 240 किलो न्यूटन के। ठीक है, फाइंड द लोड ऑफ बीम ए, बीम ए का लोड कैलकुलेट करें, एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस बना के। ठीक है, तो बीम ए और बीम बी पर आने वाला जो लोड है, टोटल लोड, वो कैलकुलेट करें। तो हमें क्या करना है, ये जो सारा डाटा दिया गया है इसकी मदद से दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बना लेनी है। फिर उन लीनियर इक्वेशंस पर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा सकते हैं या मैट्रिक्स क्रैमर रूल लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों की मदद से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बीम ए है ना, उसके लोड को हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। लेट लोड ऑन बीम ए इज इक्वल टू एक्स है, इसको एक्स के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो लोड है बीम बी पर, लोड ऑन बीम बी, उसको y के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये आपने x और y वेरिएबल्स में a और बीम b को रख लेना है। ठीक है, वैसे तो इनके साथ भी ये सोल्व हो जाता है, लेकिन इस तरह से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते जाएं जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस ये वाले सोल्व किए थे। ठीक है, इसलिए हम बीम ए को x और बीम बी को y के इक्वल लेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखें, उसमें वो कह रहा है टू सपोर्ट बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी दोनों का लोड कंबाइन किया जाए, इकट्ठा किया जाए, यानी कि प्लस किया जाए दोनों के लोड को, तो वो कितना बनता है 100। तो इसका मतलब इन दोनों लोड को हमने क्या करना है, प्लस करना है और इक्वल रखना है 100। तो यहां पे उससे पहले हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन है जो क्वेश्चन की, उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि दोनों सपोर्ट बीम्स हैं जो ए एंड बी, तो ए को हमने एक्स रखा है तो एक्स आ गया। ठीक है, और बी को हमने वाई रखा है तो वाई आ गया, और कंबाइंड का मतलब प्लस। ठीक है, और दोनों का लोड कितना है 100, तो इज इक्वल टू आ गया 100 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हम इक्वेशंस बना रहे हैं। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे कहता है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, जो बीम ए है उसको ट्वाइस कर दे, डबल कर दे। तो ए को हमने एक्स लेट किया ना, तो इसको ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बी, बीम बी, और बीम बी को हमने y रखा है तो इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, तो 3y हो गया। तो इन दोनों का जो एडिशन है, कंबाइन करें, इन दोनों का कैलकुलेट करें लोड, तो वो कहते हैं इक्वल आता है 240 के। तो इन दोनों को कंबाइन करके आ गया 240। तो अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्म में आ गया है जिस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स के, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे। आप इस पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा लें, मैट्रिक्स क्रैमर रूल लगा लें, जो सा आपको इजी लगता है आप लगा लें, और उसकी मदद से एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि लोड ऑफ बीम ए और लोड ऑफ बीम बी कितना है। ठीक हो गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। हम इसको क्रैमर रूल से ही सोल्व करते हैं। अगर हम क्रैमर रूल से सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1, नीचे x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट 3। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक में हम वेरिएबल लिखते हैं x y, और थर्ड मैट्रिक में इक्वल टू, हम जो इक्वल के बाद वाली टर्म्स है वो लिखते हैं, जो कि है 100 और 240। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हमने अगला काम करना है कि हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए। ठीक है, क्रैमर्स रूल में एक ए मैट्रिक्स चाहिए होता है, उसके बाद ए एक्स मैट्रिक, और उसके बाद ए वाई मैट्रिक। ठीक है, ये 3 मैट्रिसेस हम फाइंड करते हुए जो सा है वो अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ए मैट्रिक तो यही हमारे पास मैट्रिक होता है, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं। तो ए मैट्रिक क्या आ गया, 1 1 2 3। ठीक है, तो एज यू नो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, क्रैमर्स रूल के अंदर ए एक्स मैट्रिक वो होता है जिसमें हम पहले लास्ट वाले लिखती हैं वैल्यूज। ठीक है, पहले कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं और फिर
बिटवीन वाली यानी y वाली। जब ax लिखना है तो फिर x को नहीं लिखते, पहले लास्ट और फिर y के कोफिशिएंट, और y के कोफिशिएंट क्या है 1 और 3, ठीक हो गया। और जब ay लिखना है तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट यानी x का कोफिशिएंट और लास्ट यानी कांस्टेंट, फर्स्ट यानी x का कोफिशिएंट और लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म। तो मैट्रिसेस बना लेने के बाद अब हम इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स लेंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो ए मैट्रिक्स है वो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स लेते हैं, ए एक्स में कांस्टेंट टर्म और वाई के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, पहले कांस्टेंट फिर वाई के कोफिशिएंट, और ए वाई में फर्स्ट और लास्ट एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इन तीनों मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेंगे और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहला हमने डिटर्मिनेंट लेना है ए का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, दोनों साइड पे स्ट्रेट बार लगाई जाएगी, 1 1 2 3, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। इस तरह दरमियान में माइनस का साइन यूज किया जाता है। 1 3 ज़ार 3 माइनस 2 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2 आ गया 1। तो यूं ए का डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी तरह से दोनों साइड पे स्ट्रेट बार लगाएंगे, इधर भी, ये आ गया 100 1 240 एंड 3, ठीक है। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ और दरमियान में माइनस का साइन, और 240 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 240 मल्टीप्लाई 1। तो 100 3 ज़ार 300 हो जाएगा, माइनस 240 1 ज़ार 240 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 में से 240 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 60। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई के गिर्द भी स्ट्रेट बार और इधर भी स्ट्रेट बार आ जाएगी, 1 100 2 एंड 240, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो यूं देखिए 1 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 1 ज़ार 240, माइनस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, और 240 से 200 माइनस कर देंगे, 240 माइनस 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। तो यूं देखें ए का भी, ए एक्स का भी और ए वाई का भी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। जबकि वाई को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 60, तो यहाँ पे हमने लगाया 60 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वो क्या है 1। तो ए का डिटर्मिनेंट 1 है, वो यहाँ पे पुट किया, तो 60 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 60 ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर से y को फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर लगाएंगे और वो हमारे पास क्या है 40, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 40, और डिवाइड में है ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और 40 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यूं देखें जो लोड है हमारे पास, लोड ऑन बीम ए, ठीक है, लोड ऑन बीम ए वो कितना आ गया है हमारे पास, उसको हमने एक्स लेट किया था ना, लोड ऑन बीम ए एक्स, तो वो हमारे पास एक्स क्या है 60। तो लोड ऑन बीम ए कितना आया है 60, और साथ में यूनिट वही आएगा किलो न्यूटन, ठीक है। और लोड ऑन बीम बी, लोड ऑन बीम बी, और वो हमने लेट किया था y के इक्वल, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस सारी क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लोड को लेट कर लेना है, ए वाले लोड को बीम ए को x और बीम बी को y। फिर कंडीशन के मुताबिक दोनों सपोर्ट ए और बी जो उनसे है वो कंबाइंड थे, तो a प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल 100, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ट्वाइस कर देना है ए के लोड को यानी 2x, और 3 टाइम कर देना है बी के लोड को, तो 3y, और दोनों को प्लस करके इक्वल टू 240। मेन काम आपने स्टेटमेंट पढ़ के ये क्वेश्चंस बनाना, और फिर आगे क्रैमर रूल वैसे का वैसे जैसे आपने पहले सीख रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 characters are moving along straight paths. One character moves along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5, while the other moves along a line where their horizontal position is 1 more than their vertical position. Find their point of intersection by using matrices. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और सेकंड कंडीशन फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब वो ये कह रहे हैं एक 2D गेम है, ठीक है। 2D गेम ऐसी गेम होती है जिसके अंदर सिर्फ
दो डायमेंशन होती है, 2D मीन्स टू डायमेंशन गेम, ठीक है, या उसके अंदर आप वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पोजीशंस की बात हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन। तो हम क्या करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन और उसको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है, और जो वर्टिकल पोजीशन है उसको हम y कह लेते हैं। लेट द वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू y, ठीक है। अब ये जो कंडीशंस दी गई हैं, ये जो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन को हम इस x और y की मदद से यहां पे लिखेंगे, और जो दूसरी कंडीशन है उसको भी इसी x और y को यूज करते हुए लिखेंगे। हम बड़े ही एक इजी वे से इन स्टेटमेंट्स की मदद से ही इस बात को समझेंगे कि ये जो उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं इनसे क्या इक्वेशंस बनेंगी, और फिर हम उन इक्वेशंस को की मदद से मैट्रिसेस को यूज करते हुए x और y की वैल्यूज यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, ये जहां पे आपस में मीट करेंगे दोनों पॉइंट x और y, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो दरअसल वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां पे हमारी x लाइन और y लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो वो हमारा दरअसल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो एक्चुअली में हमें x और y ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में भी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम करते आ रहे थे। तो यहाँ पे कंडीशंस को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पे कंडीशंस की मदद से इक्वेशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन दी हुई हैं, जो पहली कंडीशन है उसकी मदद से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले वर्ड यूज हुआ है वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस, ठीक है, देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5। अब देखिए ये वन कैरेक्टर की बात हो रही है। वन कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा हम ले सकते हैं, वन कैरेक्टर को x कह सकते हैं हम, ठीक है, और सेकंड कैरेक्टर को जो है वो y कह सकते हैं। अब वन कैरेक्टर क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और सेकंड कैरेक्टर क्या है, वर्टिकल पोजीशन। वो ये कह रहे हैं जो वन कैरेक्टर है वो मूव करते हैं अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी जो टोटल है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे टोटल ऑफ किसका, ये सारी बात लिख के इज 5, तो टोटल क्या है 5। तो ये देखिए टोटल को मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इन बातों को समझते हैं, ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को हमने क्या लिया है x, तो इसको क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, यानी 2 से हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन मीन 2x आ गया, एंड वर्टिकल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन सिंगल ही है, तो वर्टिकल पोजीशन क्या है y, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था टोटल का, तो टोटल मीन प्लस, ठीक है, इन दोनों का प्लस, इज मीन इक्वल, वो क्या है 5, ठीक है। तो ये देखिए वन कैरेक्टर कहता है मूव करते हैं अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ का मतलब कि इक्वल आपने 5 लिख दिया, ये जो इज 5 है, ट्वाइस करना है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का, यानी x को 2 टाइम कर देना है, 2x हो जाएगा, और वर्टिकल पोजीशन यानी वर्टिकल पोजीशन सिंगल ही है तो उसको ऐड कर देना है इसमें, इज 5 इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, while the other moves along a line where their horizontal position is। अब इस बात से अंडरस्टैंड करना है, their horizontal position is, अब ये is का मतलब है इक्वल, horizontal position क्या है x, तो ये देखिए x आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। horizontal position मीन x, is मीन इक्वल, वन मोर का मतलब 1 प्लस कर दें, तो ये 1 प्लस हो गया, देन देयर वर्टिकल पोजीशन, 1 ऐड कर देंगे किसके अंदर, वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन क्या है y, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, अब ये सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा, इसको अगर हम फर्स्ट कह लें और सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा अगर बैलेंस करें, तो ये एक्स वाई को एक तरफ ले आए, x इधर है, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई, और इज इक्वल टू इधर रह जाएगा 1, तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो दरअसल ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी मदद से फर्स्ट इक्वेशन आपने बना लेनी है, और ये सेकंड जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ते हुए आपने ये सेकंड इक्वेशन बना ली है। तो मेन काम हमारा खत्म हो गया है, वो ये था कि ये दो इक्वेशन हमें चाहिए थी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह आपने इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हुए ये जो इक्वेशंस हैं ये बना लेनी है। अब ये जब ये बन गई हैं तो अब आप इन पे क्रैमर्स रूल लगा लें या मैट्रिक्स इन्वर्टियन मेथड लगा लें, दोनों से सोल्व हो जाएगा। हम जो सा है वो क्रैमर्स रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगी।
पहले मैट्रिक में हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, 2 आ गया, इस y का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले x का कोफिशिएंट 1 और इस y का कोफिशिएंट -1, और यहाँ पे xy आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स 5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये मैट्रिक्स बन जाते हैं तो फिर हमें क्रैमर्स रूल के अंदर 3 मैट्रिसेस चाहिए होते हैं, एक A मैट्रिक, उसके बाद AX मैट्रिक और उसके बाद AY मैट्रिक। ठीक है, अब A मैट्रिक तो यही वाला होता है x और y के कोफिशिएंट, वो हमारे पास आ गए 2 1 1 -1, और AX जब लिखते हैं तो लास्ट वाला कॉलम, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स और y पहले कांस्टेंट टर्म लिखते हैं फिर y के कोफिशिएंट, वो क्या है 1 और -1। ठीक है, तो ये AX आ गया हमारा। जब AY लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है x का कोफिशिएंट और लास्ट क्या है कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट क्या है x का कोफिशिएंट 1 और लास्ट क्या है 1। अब जब ये तीनों मैट्रिसेस हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हम बार बार अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि AX और AY कैसे लिखना है, अब हम इन तीनों के यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों के डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। यहाँ पे पहले A का लेंगे, फिर AX का और फिर AY का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले A का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो यहाँ पे A और A के गिर्द इस तरह स्ट्रेट बार लगा लेंगे, और फिर इधर भी हमारे पास स्ट्रेट बार में A की एंट्रीज आ जाएंगी, वो है 2 1 1 -1 2 1 1 -1। अब इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा -1 से, 2 मल्टीप्लाई -1 आ गया, दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, अब 2 1 ज़र क्या हो जाएगा -2, फिर ये माइनस आ गया और 1 1 ज़र आ गया 1, -2 और -1 कितना आ जाएगा -3, तो A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब AX का डिटर्मिनेंट लेंगे हम। ठीक है, तो AX का डिटर्मिनेंट, तो AX के गिर्द भी स्ट्रेट बार और इस तरह AX की एंट्रीज के गिर्द भी, और वो है 5 1 1 -1 5 1 1 -1। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 5 मल्टीप्लाई -1 दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से। अब देखिए 5 1 ज़ार -5, फिर ये माइनस आ गया और 1 1 ज़ार 1, -5 और -1 कितने हो जाते हैं -6 है। ठीक है, तो AX का भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब AY का रह गया, तो इस तरह AY के गिर्द भी स्ट्रेट बार 2 5 1 1, तो उसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1 दरमियान में माइनस का साइन, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, तो 2 1 ज़ार क्या आ गया 2 -1 5 ज़ार 5, तो 2 -5 कितना हो जाता है -3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमारे पास तीनों के डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल में, AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और क्रैमर्स रूल में y की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले AX का डिटर्मिनेंट वो क्या है -6 है, तो यहाँ पे आ गया -6 ओवर A का डिटर्मिनेंट, तो A का डिटर्मिनेंट क्या है -3, तो यहाँ पे आ गया -3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ गई 2, और इधर से y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो AY का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -3, तो ऊपर आ गया -3, ओवर A का डिटर्मिनेंट वो भी क्या है -3, तो यहाँ पे भी आ गया -3। ठीक है, -3 से कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उसने फाइंड करने को बोला हुआ है वो हमारे पास आ गया 2,1। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइंस जिस जगह पे एक दूसरे को इस तरह मीट करती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मूव कर रही हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और उसको हम इस तरह जो है ना वो राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो हमने x की वैल्यू पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि हॉरिजेंटल पोजीशन है, और y की वैल्यू जो सी है वो सेकंड में लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2,1। तो आपने सबसे पहले ये स्टेटमेंट की मदद से हॉरिजेंटल पोजीशन को x सेलेक्ट कर लेना है, वर्टिकल पोजीशन को y, और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हुए फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है, और सेकंड इक्वेशन को रीड करते हुए सेकंड इक्वेशन बना लेनी है सेकंड स्टेटमेंट की मदद से, और फिर दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे, तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 years ago a man was 5 times as old as his son was. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using matrices. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने, उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम स्टेटमेंट की ही मदद से इक्वेशंस बनाएंगे। जब इक्वेशंस आ जाएंगी फिर मैट्रिसेस को यूज करते हुए क्रैमर या इन्वर्जन मेथड से हम जो है वो प्रेजेंट एजेस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे मैन और उसके बेटे सन की बात हो रही है, ठीक है, और सबसे पहला काम ये कि हम मैन और
सन की एजेस की प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ठीक है, पहले मैन का जिक्र है तो हम पहले मैन लिख लेते हैं, उसकी एज को हम एक्स कह लेते हैं। और लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मीन मौजूदा उम्र, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है, बाद में सन आ रहा है तो उसको हम वाई कह लेते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम स्टेटमेंट्स पर आएंगे। पहली कंडीशन ये है यहां से यहां तक, दूसरी कंडीशन यहां से यहां तक है। अब पहली कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए हम पहली इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की जो शराइत हैं उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन। अब जो पहली कंडीशन है वो क्या है, वो कह रहे हैं 2 years अगो, 2 साल पहले। ठीक है, अब 2 years अगो का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज अगर 14 years है तो मैं कहता हूँ 2 years पहले आपकी एज क्या थी, तो आप कहेंगे 12 years। ठीक है, तो आपने क्या किया, माइनस किया, 14 में से 2 years माइनस किए आपने, तो फिर आपको पता चला कि 2 years अगो में आपकी एज क्या थी। तो सबसे पहले 2 years अगो को ऊपर फोकस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 2 years अगो, 2 साल पहले। ठीक है, अब 2 साल पहले दोनों की उम्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 2 साल पहले बाप की उम्र और बेटे की उम्र। अब 2 साल पहले मैन क्या है, मैन एक्स है, तो 2 years अगो मतलब इसमें से भी 2 years माइनस कर दिए, और 2 years अगो सन की एज, तो हमने सन की एज में से भी 2 years माइनस कर दिए। एक्स मैन की एज, उसमें से भी 2 years माइनस, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की एज वाई, उसमें से भी 2 माइनस। ठीक है, अब अगली बात अंडरस्टैंड करने वाली है, वो ये कह रहे हैं कि अ मैन वॉज, तो ये हमने मैन के बारे में लिखा है ना, x माइनस 2, वॉज वो क्या हो जाएगी, 5 times एज ही सन। तो अगर हम 5 टाइम कर दें सन की एज को, तो वो फिर फादर की एज यानी मैन की एज बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर मिसाल के तौर पे एक सन है, उसकी एज है 10 years। ठीक है, और हम कहते हैं कि इस सन की एज से फादर की एज 5 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 10s आर 50 years। ठीक है, ये सन की एज है और ये फादर की एज है, तो फादर की एज 5 टाइम जब ज्यादा होगी, इसका मतलब सन की एज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अगर सन जो है वो 10 years का है तो फादर फिर 50 years का होगा, अगर 5 टाइम उसकी एज ज्यादा हो। तो उसी तरह हमने ये चीज की है, यहाँ पे हमने मैन की एज लिखनी है। ठीक है, और मैन की एज से 5 टाइम्स ज्यादा करनी है हमने सन की एज। ठीक है, फिर ही ये दोनों आपस में इक्वल ठहरेंगे ना। मैन की एज का, अगर हम मैन की एज को इक्वल रखेंगे 5 टाइम मल्टीप्लाई करके सन की एज, तो फिर दोनों की एजेस आपस में इक्वल आएंगी। ठीक है, तो आपने सिंपली स्टेटमेंट में देखना है, स्टेटमेंट में पहले लिखा हो ना अ मैन। ठीक है, तो आपने मैन जो 2 years अगो लिखा है वो लिख दिया, और वॉज, तो यहाँ वॉज की जगह आपने लगा लेना है इक्वल, फिर है 5 टाइम, तो 5 टाइम लिख के यानी 5 मल्टीप्लाई टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई सन वॉज, तो आगे ब्रैकेट लगा के सन की जो एज है 2 years अगो, सन को उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो है वो आगे है, तो पहले हम जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम बाद में आगे वाली बात करते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई किया, 5y माइनस 5 2 10। अब x और y एक तरफ कर लेते हैं, प्लस 5y इधर आके माइनस 5y हो गया, इधर है माइनस 10, और ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, x माइनस 5y माइनस 10 और प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये तो बात हो रही है 2 years अगो की। ठीक है, अब आगे वाला जो सेकंड कंडीशन है उसमें वो कह रहा है आफ्टर 6 years, 6 साल बाद। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपकी एज 14 years है तो 2 year अगो आपकी, आपने कहा 12 year, 2 year आपने माइनस। अब अगर मैं कहता हूँ 6 years, आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, तो अगर आपकी एज अभी 6 years है, ठीक है, तो 6 years के बाद ये 12 years हो जाएगी ना। तो इसमें हमने क्या किया है, 6 मोर ऐड किए हैं। ठीक है, तो जब आफ्टर की बात आती है तो हम 6 ऐड करते हैं, तो पहले हम यहां पे लिख लेंगे आफ्टर 6 years। ठीक है, पहले 2 years अगो की बात थी, अब आफ्टर 6 years की बात है, तो आफ्टर 6 years मैन की एज में भी 6 प्लस कर देंगे।
और सन की एज में भी 6 प्लस कर देंगे। मैन की एज x है, उसके में भी 6 प्लस कर दिया आफ्टर 6 ईयर्स की वजह से, और सन की एज y है, उसमें भी 6 ईयर्स प्लस कर दिए आफ्टर 6 ईयर्स। ही विल बी 3 टाइम्स। अब यहाँ पे ही विल बी 3 टाइम्स का मतलब कि जो आपका सन है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। अब अगेन जो फादर है, जो मैन है, वो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ये हमने मैन लिखा, ठीक है, और ये फादर है, ठीक है, तो इसका 3 टाइम आपने कर देना है, ठीक है। जब आप सन का 3 टाइम करेंगे तो फिर वो फादर की एज के बराबर आएगा, ठीक है। ये मैन एज है और ये सन एज है, तो सन का 3 टाइम कर देना है, ठीक है, तो फिर ही ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे ना। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक स्टूडेंट है, उसकी एज है 10 ईयर्स, ठीक है, तो अगर इसकी एज का 3 टाइम्स ग्रेटर है उसका फादर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा ना, ठीक है। तो दरअसल हमने क्या किया है, जो सन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर यो फादर की एज के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दरअसल यहां भी हमने यही किया है कि हमने जो मैन है वो लिख के तो सन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो फिर वो दोनों आपस में इक्वल उनकी एजेस आएंगी, ठीक है। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 6, ये 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 3 6 आर 18, ठीक है। यहां पे भी हमने वैसे ही किया, आफ्टर 6 ईयर्स तो 6 प्लस कर दिए और 3 टाइम्स कर दिया सन को, ठीक है। फादर मैंने एज लिख के 3 टाइम कर दिया सन को, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपके पास होगी, क्योंकि ये एग्जांपल्स वगैरह तो आपको नहीं याद रहेंगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है यही आपके पास होगी, तो इसी स्टेटमेंट से आपने ये इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो x 3y इधर ले आएंगे, वेरिएबल एक तरफ, ये 18 है, और ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6, ये आ जाएगा x माइनस 3y, और 18 में से 6 माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो आई हैं उन पर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्डियन मेथड भी लगा सकते हैं, क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, और सेकेंड इक्वेशन आई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं अगर दोबारा से रिपीट करूँ, 2 ईयर्स अगो का मतलब आपने x में से भी और y से भी 2 माइनस कर देना है। 5 टाइम्स का मतलब है कि आपने सन को ना, जो सन आपने y रखा हुआ है, y माइनस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। आफ्टर 6 ईयर्स का मतलब है कि आपने x में भी और y में भी 6 प्लस कर देने हैं, और 3 टाइम्स ओल्ड हिज सन का मतलब है कि 3 टाइम्स हिज सन, तो आपने सन को यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सा आप ये जहन में रखें कि एक दफ़ा आपने जो मैन है ना उसमें से x माइनस 2 करना है और इक्वल लिख देना है, और फिर आपने दूसरी इक्वेशन में x प्लस 6 कर देना है और इक्वल के दूसरी तरफ लिख देना है, और जो इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास सन आएगा, एक दफ़ा 5 टाइम्स उसको कर देना है और एक दफ़ा उसी को 3 टाइम कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। मेन काम आपका ये वाली इक्वेशंस बनाना है, 2 ईयर्स अगो वाली और आफ्टर 6 ईयर्स अगो वाली, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा हमें, उसके बाद ये वाला काम तो आपको आता ही होगा। पहला काम ये होता है कि इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है, और उसके लिए हम पहले वाले मैट्रिक में जो सा है वो कोफिशिएंट्स लिखते हैं x और y के। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -5, इधर x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -3, और इधर वेरिएबल लिखते हैं x और y, और इधर ये हम कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं -8 और 12। और दूसरा काम हम जब मैट्रिक्स क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं, हम क्रैमर रूल से ही इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वो इजी मेथड है। क्रैमर रूल में हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए होते हैं, ए मैट्रिक, ए एक्स मैट्रिक और ए वाई मैट्रिक, ठीक है। इन तीनों मैट्रिसेस की वैल्यूज लिखते हैं इन इक्वेशंस की मदद से। ए मैट्रिक तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखे हैं 1 -5 1 और -3। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने अंडरस्टैंड किया, ए एक्स जो है वो हमने लास्ट वाली और मिड वाली वैल्यूज लिखनी होती हैं। पहले लास्ट वाली लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म -8 और 12, और फिर वाई वाली लिखते हैं वो है -5 और -3, ठीक है। और जब ए वाई लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट है। फर्स्ट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और लास्ट क्या है -8। फर्स्ट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और लास्ट क्या है 12, ठीक है। तो इस तरह जब 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हमने तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेना होते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए एक्स का और फिर ए वाई का, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्ट्रेट बार लगा लेनी है, ए के गिर्द भी और इसकी एंट्रीज के गिर्द भी 1 -5 1 -3, ठीक है। अब देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, और इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, ठीक है।
अब 1 3 जार -3 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जार 5, -3 और +5 का आंसर प्लस का वाला मैट्रिक, तो इसका हम जो सा है वो लेंगे यहाँ पे, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये है -8 -5 12 और -3, ठीक है। अब -8 को हमने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन, और 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने -5 के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 3 जार 24 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा। और अब हम जो सा है वो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसके लिए भी कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास है 12 × 5, तो ये हो जाएगा 60। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 24 + 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा 84। तो देखें ए का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए एक्स का भी आ गया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इसके गिर्द भी स्ट्रेट बार और इधर भी स्ट्रेट बार, 1 -8 1 और 12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दरमियान में माइनस, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। अब देखें हमारे पास 1 12 जार 12 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 8 जार 8, और 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। 12 + 8 = 20, तो यहाँ पे आ गया 20। तो यूँ हमारे पास तीनों डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब हम फार्मूला लगाएंगे एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इधर वाई की वैल्यू को फाइंड करने का लिखेंगे, वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट = 84, यहाँ पे आ गया 84, ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 84 को 2 पे, 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइड होके आ गया 42, ठीक है। तो ये हमारे पास 42 आ गई एक्स की वैल्यू, और इधर वाई की वैल्यू निकाले तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, और ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 20, तो यहाँ पे आ गया ऊपर 20, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब 20 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 2 = 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमने प्रेजेंट एज जो है एक्स किसको रखी थी, मैन को, तो मैन की प्रेजेंट एज यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, और वो हमने एक्स रखी थी, और एक्स की वैल्यू क्या है 42, और साथ में ईयर्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है। और फिर प्रेजेंट एज लिखेंगे सन की, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और सन की एज को हमने वाई रखा था, और वो हमारे पास क्या आई है 10 ईयर्स, ठीक है। अब अगर आप इन एजेस को देखें तो वो इन कंडीशंस को पूरा पूरा अप्लाई करती हैं। 2 ईयर्स अगो, इन दोनों में से 2 ईयर्स माइनस करें, 42 से 2 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा, और 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। 2 ईयर्स अगो ये वाली एजेस बनती हैं, और वो ये कहता है 2 ईयर्स अगो मैन की एज को 5 टाइम करें, सन की एज का 5 टाइम करें, तो वो मैन की एज बन जाती है। ये देखें सन की एज को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 8 5 जार 40 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स की मदद से प्रेजेंट एजेस लिख लेनी है लेट करके एक्स और वाई, और फिर एक्स और वाई की मदद से हमने 2 इक्वेशंस क्रिएट करनी है, उन इक्वेशंस को हमने क्रैमर रूल्स अप्लाई करना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो वही हमारे पास प्रेजेंट एजेस ऑफ मैन और प्रेजेंट एज ऑफ सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 साइक्लिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। 2 साइक्लिस्ट हैं जो एक दूसरे से 44 किलोमीटर अपार्ट हैं, दूर हैं, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी एक साइक्लिस्ट इधर है और एक इधर है, और दोनों एक दूसरे से के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर का है। ये इसकी तरफ आता है और ये इसकी तरफ आता है, ठीक है। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आए, दे मीट इन 2 आवर्स, तो दोनों एक दूसरे को जो मिलेंगे वो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करेंगे। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, पहले केस में क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरे केस में क्या है सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 होल 1 ओवर 2 आवर्स, तो जो ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करने वाला साइक्लिस्ट है, ज्यादा तेजी के साथ चलाने वाला है, वो इतने टाइम जोन से है वो उसको जल्दी ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, स्लोअर वाले को। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस है, तो हमें मालूम करना है कि फर्स्ट साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है और सेकंड साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि लेट कर लेना है कि जो स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे चूंकि फास्टर और स्लोअर 2 साइक्लिस्ट
का जिक्र हो रहा है तो फास्टर के लिए हम लेट कर लेंगे द स्पीड ऑफ द फास्टर साइक्लिस्ट इक्वल टू एक्स और द स्पीड ऑफ द स्लोअर साइक्लिस्ट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इन दोनों को हम एक्स और वाई के साथ डिनोट कर लिया। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें वो कह रहे हैं कि दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, कि दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ। ये हमारा साइक्लिस्ट ए हम इसको कह लेते हैं, इसको साइक्लिस्ट बी, इसको हमने एक्स का है, इसको हमने वाई का है। तो एक्स साइक्लिस्ट वाई के साइक्लिस्ट की तरफ जाता है और वाई साइक्लिस्ट एक्स साइक्लिस्ट की तरफ जाते हैं और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि जब भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है, दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक इधर को और एक इधर को, तो उनके दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड हो जाती है। तो एक्स में वाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे साइक्लिस्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हेड ऑन, यहाँ पे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो रही है, प्लस हो रही है। ठीक है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो रही है। तो दरअसल ये कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना है जो कि हमारे फर्स्ट केस के अंदर यूज हो रहा है। अब यहां तक हमारी फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की। ठीक है, दो साइक्लिस्ट हैं और उनकी स्पीड 44 किलोमीटर है और 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में। ठीक है, और फिर वो स्टार्ट करके एक दूसरे की तरफ आते हैं। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिजिक्स का एक फॉर्मूला है जो कि हमने पढ़ रखा है 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर, जो कि है S इज इक्वल टू VT। ठीक है, अब यहाँ पे S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को, और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को। अगर हम इस फार्मूला को अंडरस्टैंड करें, और ये फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। अब देखें S क्या है, डिस्टेंस है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 44 किलोमीटर का, तो इसकी जगह हम 44 पुट कर दें। और V क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्पीड, और स्पीड हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे और वो क्या है, x प्लस वाई। और कितने टाइम में वो कहते हैं एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, 2 आवर्स के अंदर, तो टाइम यहाँ पे आ गया 2 आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास जोन सी है वो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी इस डाटा के अकॉर्डिंग, 2 साइक्लिस्ट से लेके इन 2 आवर्स तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक तो ये याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो ऐड होती है। ठीक है, इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात से क्या हमें पता चलता है, टुवर्ड्स वन अनदर, के एक इधर को जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ को आ रहा है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो साइक्लिस्ट ए और साइक्लिस्ट बी यानी एक्स और वाई आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ स्पीड की जगह हमने उसकी वेलोसिटी लगा देनी है, टी की जगह टाइम, और डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान, 44 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये दरअसल हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन आ जाएगी, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि आई है 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जोन सा है वो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस जोन से है हमारे पास वो इक्वल हो जाता है VT के। ठीक है, अब इसी फार्मूला को हम दोबारा यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि केस 2 है। अब केस 2 में वो क्या कहते हैं, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो जो फास्टर है वो ओवरटेक कर जाता है स्लोअर को 7 होल 1/2 आवर्स में। ठीक है, तो ये देखें, ये एक डायरेक्शन में हमारा जा रहा है साइक्लिस्ट ए, और ये साइक्लिस्ट बी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो वो कह रहा है कि जो स्लोअर है वो पीछे रह जाता है और फास्टर जोन सा है वो आगे निकल जाता है, जैसे कि हमने बी को फास्टर के साथ डिनोट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जोन सा फास्टर है वो जाहिर सी बात है जल्दी से तेजी के साथ आगे मूव हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, साइक्लिस्ट ए की रिलेटिव वेलोसिटी, साइक्लिस्ट बी की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास साइक्लिस्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन की सूरत में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो ये देखें जब सेम डायरेक्शन होगी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। अब डिस्टेंस उतना ही है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस उतना ही है। ठीक है, 44 किलोमीटर का। ठीक है, और अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या आ गई, x माइनस वाई, और अब जो टाइम है वो क्या है, 7 होल 1/2 आवर। तो यहाँ पे आ गया 7 होल 1/2 आवर। अगर इसको मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई, इसको हम दूसरी फॉर्म में ले जाएं, 7 2 ज़ार 14 और 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15/2। अब ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, मिक्स फ्रैक्शन से इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं वो आपको पता ही होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आए उसमें इसको प्लस करते हैं, 7 2 ज़ार 14 और 1 15/2। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड कंडीशन से। ठीक है, और वो क्या है, 44
इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और इंटू 15/2। ठीक है, तो ये देखें, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आई। जब आपके पास दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो आपने दोनों फास्टर और स्लोअर को ऐड करके, और 2 हमने बताया यहाँ पे फॉर्मूला से 2 टाइम आवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और एस जोन्स है वो डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ माइनस क्यों आना है, क्योंकि इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है वो माइनस होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे है वो टाइम आ जाता है। ठीक है, टी टाइम, और उसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है, और ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस 44 किलोमीटर अपार्ट, जितना वो एक दूसरे से दूर है। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इनकी मदद से हम मैट्रिसेस बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्रैमर या इन्वर्नियर मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा मेन काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, 44/2 आ जाएगा, इधर आ गया x प्लस वाई रह जाएगा। ठीक है, और 44 को 2 पे डिवाइड करें हम तो इसको अगर हम कैलकुलेट पे डिवाइड कर लेते हैं 44 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो लिहाजा यहाँ पे इसको डिवाइड करके आ गया 22 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, r लिख के हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये एक लाइन और छोड़नी चाहिए थी, खैर यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इधर से इक्वेशन 2 बनाते हैं। ये देखें 44 इज इक्वल टू, ये 15 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 15x माइनस 15 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे 15y, जबकि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 15 ऊपर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब 44 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 88, और इधर आ गया 15x माइनस 15y। r लिख के हम दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एक्स वाई वाली वैल्यूज इस तरफ लिख लेते हैं और जो 88 है उसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, ये जो इक्वेशन 1 आई है, इक्वेशन 2 आई है, इसकी मदद से हम मैट्रिसेस बनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि इजी भी है। फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखते हैं, वो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 22, और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, वो है 15x माइनस 15y, 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88, इज इक्वल टू 88। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, इनको इक्वेशन से मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का भी 1, और सेकंड में x का कोफिशिएंट 15 और y का कोफिशिएंट माइनस 15, जबकि यहाँ पे x और y लिखेंगे, और इधर कांस्टेंट टर्म्स 22 और 88 आ गया। ठीक है, अब इन इक्वेशन से हम जो से है वो 3 मैट्रिसेस लेंगे, एक A मैट्रिक्स, उसके बाद AX मैट्रिक, और उसके बाद AY मैट्रिक। ठीक है, और फिर इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। तो A मैट्रिक्स तो आपको पता है x और y के कोफिशिएंट्स लिए जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी लेके लिख लेंगे 1 1 15 माइनस 15, और AX जब लिखते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आती हैं पहले। ठीक है, और फिर y के कोफिशिएंट, और y के कोफिशिएंट क्या है 1 और माइनस 15, और जब AY लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट, यानी x का कोफिशिएंट जो कि है 1, ठीक है, और लास्ट कांस्टेंट टर्म जो कि है 22, फिर x का कोफिशिएंट जो कि है 15, और लास्ट कांस्टेंट टर्म जो कि है 88। अब 1 बाय 1 तीनों के हम जोन से हैं वो डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। ठीक है, पहले हम A का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेंगे, फिर हम AX का लेंगे, और फिर AY का। तो यूं A का डिटर्मिनेंट लेने के लिए दोनों साइड्स पे इस तरह स्ट्रेट बार लगा ली, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 1 15 और माइनस 15। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने माइनस 15 के साथ, दरम्यान में माइनस का साइन, और 15 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। अब देखिए 1 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 हो जाएंगे, और फिर ये माइनस आ गया, और इधर भी 15 1 जार 15। ठीक है, अब दोनों को कैलकुलेट करें, माइनस 15 तो ये माइनस 13 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 15 और माइनस 15 माइनस 30। अब AX का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो यहाँ पे AX को भी स्ट्रेट बार में और इसकी एंट्रीज को भी स्ट्रेट बार में लिखेंगे। ठीक है, 22 1 88 माइनस 15। ठीक है, अब 22 को मल्टीप्लाई करना है हमने माइनस 15 के साथ। ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन, और 88 को 1 के साथ। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई 1। अब 22 को जब हम माइनस 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई माइनस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का
330, ठीक है, ये माइनस आ गया और 22 को 15 से मल्टीप्लाई करके 300 और 88 1 आर 88 और माइनस 33 330 और माइनस 88, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 418, ठीक है। तो इस तरह देखें हमारे पास जोन से है वो ए एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ए वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, उसी तरह स्ट्रेट बार में लिखेंगे 1, 22, 15 और 88 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। 88 1 आर 88 माइनस, अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो ये आ जाएगा 330 और अब 88 में से माइनस कर देंगे 330, तो ये आ गया माइनस 242, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास तीनों के डिटरमिनेंट्स आ गए हैं, ए का भी, ए एक्स का भी, ए वाई का भी। आगे एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, जबकि वाई की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ए एक्स का डिटरमिनेंट वो क्या है हमारे पास, माइनस 418 और ओवर ए का डिटरमिनेंट, और वो क्या है माइनस 30, वो यहाँ पे पुट किया, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, ठीक है, और 418 को डिवाइड कर देंगे हम 30 पे, ठीक है, 418 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 13.9333, ठीक है, 13.933, ठीक है, तो 93 तक ही लिख लेते हैं। अब इधर से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर लिखेंगे ए वाई का डिटरमिनेंट और वो हमारे पास क्या है माइनस 242 ओवर ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है माइनस 30, यहाँ पे आ गया माइनस 30। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ भी माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 242 को डिवाइड कर देंगे हम 30 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.0666 आ रहा है ना, तो 66 जोन से है वो राउंड ऑफ हो जाता है। यहाँ पे 33 आ रहा तो 33 राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है, 66 आ रहा था तो वो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये देखें हमारे पास ये दोनों जो x और y की वैल्यूज आई हैं, ये इनका जो यूनिट हम लिखेंगे वो वही यूनिट लिखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज हुआ है, ठीक है। एज यू नो कि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखें यहाँ पे स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है, तो हम इन दोनों के साथ जो स्पीड है किलोमीटर और ये आवर, ठीक है, तो लिहाजा जब इनको इकट्ठा किया जाएगा तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। डिस्टेंस किलोमीटर में था, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इट मीन्स कि जो स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट है वो एक्स आई है, तो वो कितनी है 13.93 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट है वो आ गई 8.07 किलोमीटर। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फास्टर वाली साइकिल है इसकी स्पीड ज्यादा है और जो स्लोअर है उसकी स्पीड कम है। तो मेन मकसद इस क्वेश्चन में क्या था, आपने इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, और इक्वेशंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया S इज इक्वल टू VT, ठीक है, यहाँ पे भी यही लगाना है, यहाँ पे भी यही लगाना है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों में सेम है 44, स्पीड दोनों में आपने चेंज करनी है, जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो स्पीड ऐड करनी है, यानी दोनों को ऐड करना है, और टाइम यहाँ पे 2 आवर्स लगे तो इधर 2, और यहाँ पे आपने स्पीड जो किया वो माइनस करनी है, उसकी वजह यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, ठीक है, ये आपने मेन पॉइंट याद करना है। और यहाँ पे टाइम 7 होल 1/2, ठीक है, तो ये मेन काम ये है कि आपने इस फार्मूला से ये इक्वेशंस बनानी है और उनकी बना पर फिर आपके पास ये 2 इक्वेशंस आएंगी और उनके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड हो जाए। यहाँ पे आप लास्ट पे जो है वो मेंशन करते सकते हैं कि स्लोअर जो साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है और फास्टर की कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर, सो द स्पीड ऑफ स्लोअर, ठीक है, पहले फास्टर लिख लें या स्लोअर लिख लें, दोनों में से एक को लिख लें। सो द स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, ठीक है, और फास्टर साइकिलिस्ट की जो स्पीड आई है वो हमारे पास ये है, जो ज़्यादा है वो फास्टर की है, वो है 13.93 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो स्लोअर है यहाँ पे लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्लोअर, ठीक है, जो आहिस्ता साइकिल चलाने वाला है स्लोअर है, ठीक है, और उसकी ये कम वाली है वो है 8.07 किलोमीटर पर आवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 का। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन
टू 3/4 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो वो कह रहे हैं एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इस तरह से x/y की फॉर्म में होती है, ठीक है। जो भी वैल्यू इस तरह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3/4 7 5/9 8/3 इन सबको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शामिल होता है। अब फर्स्ट जो कंडीशन है क्वेश्चन की, उसके अंदर वो कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन वो लेस देन कर दें डिनोमिनेटर से 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लेना न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, उसको x कह लेंगे, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को, और डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू y यानी नीचे वाली वैल्यू को y के साथ लेट कर लेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन है क्वेश्चन की, उसमें वो कहता है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी ये जो न्यूमरेटर है इज, तो ये देखें ये हमने न्यूमरेटर लिखा x, इज की जगह इक्वल लगा दिया, 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है y, इससे 7 लेस कर देने हैं इस तरह। तो ये देखेंगे पहली कंडीशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा और इधर बाकी रह जाएगा -7, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलें तो वो कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हमारे पास फ्रैक्शन जोन सी है वो क्या हो, x/y, फ्रैक्शन इसी फॉर्म में होती है ना, x/y की फॉर्म में, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख ली। वो कहते हैं अगर इसके न्यूमरेटर में 3 को इंक्रीज कर दिया जाए, न्यूमरेटर x है ना, इसमें 3 का इजाफा कर दिया जाए, 3 बढ़ा दिया जाए, तो द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन, तो जो न्यू फ्रैक्शन हासिल होगी यानी इक्वल के बाद जो न्यू फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी 3/4, ठीक है। तो दरअसल सेकंड कंडीशन में आपको ये जो x और y है इन दोनों को लिखना है, ठीक है, क्योंकि मेन फ्रैक्शन तो हमारी इन दोनों की मदद से बनेगी ना, और इसमें सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर काम करना है, न्यूमरेटर में 3 इंक्रीज कर देना है, डिनोमिनेटर y वैसे का वैसे ही रहने देना है, तो न्यू फ्रैक्शन 3/4 हासिल हो जाएगी इक्वल टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x/y फाइंड करें, x और y की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसकी मदद से हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, और 4 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया 4 3 12, और इधर 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, ठीक है। तो दरअसल हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। अब इधर भी इसको सिंप्लीफाई करें तो x और y एक तरफ कर लेते हैं, +3y इधर आके -3y हो जाएगा, और +12 को इधर ले जाएंगे, इधर जाके -12 हो गया। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने कैसे बनानी है, द न्यूमरेटर x जो रखा होगा इस की जगह इक्वल लगा देना है, फिर 7 लेस दैन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 7 माइनस कर देने हैं, डिनोमिनेटर है y उसमें से 7, फिर इसको इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। यहाँ पे आपने पूरी फ्रैक्शन लिख लेनी है, ठीक है, x/y, और वो कह रहे हैं न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले में 3 प्लस कर दे, तो ऊपर वाले में 3 प्लस कर दें तो वो कहते हैं न्यू फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी 3/4, तो इक्वल टू 3/4 लिखना है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो इक्वेशन की फॉर्म में ले आना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेटमेंट की मदद से पहली कंडीशन से यहाँ तक एक इक्वेशन मिल जाएगी, और सेकंड कंडीशन से यहाँ तक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड लगा लें या क्रैमर रूल लगा लें, जो सा आपको इजी लगता है। आप x और y की वैल्यूज फाइंड करके फ्रैक्शन लिख लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -7, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, -12, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अब हम इसके ऊपर क्रैमर्स रूल लगाते हैं, और क्रैमर्स रूल में हमने पहला काम ये करना होता है कि हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने के लिए x और y के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, फिर x का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में 4 है, और नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है। x और y के कोफिशिएंट आगे यहाँ पे xy आ जाता है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म -7 और -12 आ जाएंगे। अब हमें 3 मैट्रिसेस चाहिए, एक A मैट्रिक्स चाहिए, फिर उसके बाद AX मैट्रिक्स चाहिए, और फिर उसके बाद AY मैट्रिक्स चाहिए। और A मैट्रिक्स आपको मालूम है x और y के कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं, वो हमने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वो आगे 1 -1 4 -3, और AX में हम लास्ट वाली और मिड वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं -7 -12, और मिड वाली वैल्यूज़ यानी y के कोफिशिएंट वो है -1 और -3। और जब AY लिखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट, यानी x का कोफिशिएंट 1 और लास्ट वैल्यू -7, x का कोफिशिएंट 4 और लास्ट वैल्यू -12, ठीक है। अब इन तीनों के 1 बाय 1 डिनोमिनेटर्स डिटर्मिनेंट्स लेंगे, ठीक है। पहले a का डिटर्मिनेंट्स लेंगे, फिर ax का, फिर ay का, ठीक है। तो a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेते हैं, फिर ax का, और फिर ay का। तो a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए a को भी और a के एंट्रीज को भी इस तरह स्ट्रेट बार में लिखेंगे, 1 -1 4 -3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 -3 और +4 1 आ जाएगा।
इधर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, इस तरह स्ट्रेट बार आ जाएगी, -7, -1, -12 एंड -3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -7 को मल्टीप्लाई करना है हमने -3 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन, और -12 को -1 से, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस माइनस प्लस 3 7 जार 21 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 1 जार 12। अब कैलकुलेटर की मदद से हम जो है वो इसको माइनस कर लेते हैं, 21 से माइनस कर लेंगे 21 माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। और इधर ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट इधर भी इसकी एंट्रीज भी लिखेंगे स्ट्रेट बार में, 1 -7 4 -12। अब 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -12 से, दरमियान में माइनस का साइन, और 4 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 12 जार -12, ये साथ माइनस का साइन आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 7 जार 28। अब -12 और प्लस 28 कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 16, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने का फॉर्मूला लगाना है क्रैमर्स रूल का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, x की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला है, और y की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर लगाएंगे और वो हमारे पास क्या है 9, तो ऊपर आ गया 9, और ए का डिटर्मिनेंट लगाएंगे वो हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो 9 ओवर 1 करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। उधर y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऊपर ए वाई का डिटर्मिनेंट, और ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 16, तो ऊपर आ गया 16, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1, तो नीचे आ गया 1, तो 16 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है। तो दरअसल हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि x और y की वैल्यू, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन में ऊपर x की वैल्यू आएगी और नीचे y की, x क्या है 9 और y क्या है 16, ठीक है। x मीन न्यूमरेटर और y मीन डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर आता है हमेशा, नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 16। तो इस तरह आपने सबसे पहले ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों की मदद से दो इक्वेशंस लेनी है, उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख के 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, 3 को डिटर्मिनेंट लेके क्रैमर्स रूल की मदद से फॉर्मूला सप्लाई करके ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे।